तो क्या आप भी फेल करना चाहते हैं अपना सीए का ये अटेम्प्ट, तो आप फॉलो कर सकते हैं 5 चीज़ें जो कि मैं जानता हूँ काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी कर भी रहे हैं, जिसकी वजह से आपके फेल होने के चांसेस ज़रूर बढ़ जाते हैं। क्योंकि इन्हीं चीज़ों को मैंने भी फॉलो करा था और मुझको भी सीए इंटर में अटेम्प्ट लगा है सीए फाइनलिस्ट बनने से पहले। सो आपका स्वागत है मेरे चैनल भवेक्स के ऊपर, और लेट्स कीप इट सिंपल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, उन 5 चीज़ों पे आने से पहले मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि मुझे अच्छी तरह पता है कि आपके भी एग्ज़ाम क्लोज आ रहे होंगे, वरना आप इस वीडियो पे क्या कर रहे हैं। मैं ये जानता हूँ कि ऐसे समय पे अंडर प्रिपेयर हर कोई फील करता है, क्योंकि हर किसी को ऐसा लगता है कि हमने पढ़ाई कम करी है, बट एक्चुअल में वो सच नहीं होता है। क्योंकि पढ़ाई सबने ही करी होती है, बस अंतर ये होता है कि किसी की स्ट्रेटेजी अच्छी होती है, किसी की स्ट्रेटेजी में थोड़े से लूप होल होते हैं काइंड ऑफ। और अगर आप दोष समय पे ऊपर डाल लें तो फिर उसमें आप ही जो है अपने आप को क्या कहते हैं रियलिटी नहीं समझना चाह रहे हैं, क्योंकि समय तो सबके पास ही बराबर है। तो इसी चीज़ के संग मैं उन 5 चीज़ों को, जो कि मैं 5 पॉइंटर्स लेके आया हूँ, उनकी तरफ बढ़ना चाहूँगा। सबसे पहला पॉइंट जो कि मैं पॉइंट नंबर 1 बोलना चाहूँगा वो है अपना डेली प्लान स्विच करना। अगर आप भी उन लोगों में से हो जो कि अपना प्लान डेली या वीकली चेंज करते रहते हो, भले ही वो प्लान है आपके स्टडीज़ में किसी भी चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है, जैसे कि आपको कब मॉक्स लिखने हैं, कब रिवीजन करना है, कौन सी किताबों से पढ़ना है, या फिर आपको किस कोचिंग सेंटर पे जाना है, भले ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग हो। तो वो सारी चीज़ें जो है इफ़ेक्ट करती हैं आपके रिज़ल्ट के ऊपर। और अगर आप भी ये पॉइंट जो है फॉलो कर रहे हैं, तो आप जो है फेल करने की तरफ एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं। तो अब मैं अपने पॉइंट नंबर 2 के ऊपर आता हूँ, जो कि हम में से काफ़ी सारे लोग फॉलो करते हैं, और वो है लास्ट मिनट के ऊपर चीज़ों को, स्पेसिफिकली नई चीज़ों को शुरू करना। हम हमेशा एग्ज़ाम जब क्लोज आते हैं तो हम नई नई चीज़ों को करनी सोचते हैं, हमारा दिमाग पैनिक में चला जाता है, फोमो में हिट करता है कि हम ये भी कर लें वो भी कर लें। बट एक्चुअल में उससे होता क्या है कि जो हमने ऑलरेडी पुरानी चीज़ें जो पढ़ी होती हैं वो चीज़ तो हम भूल ही जाते हैं, और जो नई चीज़ भी हमने पढ़ी है वो भी एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग तो हो नहीं पाती, क्योंकि वो भी हमने अभी अभी उठाया। बट हमें ऐसा लगता है कि हमने नई सारी चीज़ें पढ़ के भी अब हम जो है पहले से ज़्यादा प्रिपेयर हैं, बट एक्चुअल में आप पहले से ज़्यादा प्रिपेयर नहीं हो, आप उल्टा पहले से ज़्यादा जो है गड्ढे में गिर चुके हो। तो अगर आप भी ये पॉइंट फॉलो कर रहे हो, सो आपके फेल होने के चांसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं अपनी पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ना चाहूँगा, जो कि है डिले करना अपने मॉक्स को लिखने में। अगर आप भी मॉक्स को लिखने में डिले कर रहे हो, मॉक्स लिखने से बेसिकली अवॉइड करना चाहते हो, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत है हम काफ़ी सारे बच्चों की, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम मॉक्स लिखेंगे तो मॉक्स के अंदर हमारे मार्क्स आएंगे कम, और उससे हमें कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा, जिससे हमारे को और भी ज़्यादा मॉक्स लिखने की इच्छा नहीं करती। और हमें ऐसा लगता है कि हम पहले सिलेबस जो है अपना सिलेबस को पूरा कर लें, और फिर सिलेबस पूरा करके फिर हम मॉक्स लिखें। बट एक्चुअल में जब भी हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो डिले है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम कभी मॉक्स लिख ही नहीं पाते, और एक्चुअल में हमारा जो एग्ज़ाम है वही हमारा पहला मॉक बन जाता है। अभी कभी भी ऐसा नहीं होना नहीं चाहिए कि एक्चुअल में आपका एग्ज़ाम ही आपका पहला मॉक बन जाए, क्योंकि उससे दिक्कत ये आती है कि जो मिस्टेक्स आप ऑलरेडी आपको पता हो सकती थी अपने जो आपने सेल्फ मॉक लिखा होता उसकी में, बट अब वो आपको पता चलेंगी आपके रिज़ल्ट के अंदर। और अगर आप भी इस पॉइंट को फॉलो कर रहे हैं तो आपके फेल होने के चांसेस ज़रूर बढ़ चुके हैं। अब मैं अपने पॉइंट नंबर 4 की तरफ बढ़ना चाहूँगा, जो कि है एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको हम ज़्यादातर वैल्यू नहीं देते हैं, बट इसकी वैल्यू सच में है, काफ़ी ज़्यादा है, बस हम मान नहीं चाहते। और वो है कि हम कई घंटों तक पढ़ाई तो करते हैं, बट एक्चुअल में उस चीज़ को हम रिवाइज़ करने से बचते हैं। हम रिवाइज में भी बेसिकली हम रिपीटिशन जो है, रिपीटिशन का एक प्रोसेस है, उससे बचना चाहते हैं। मुझे पता है कि सैडली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है पूरा जो सिलेबस है वो इस तरीके से डिज़ाइन है कि उसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें रटनी होती हैं, और उन चीज़ों को रट के एग्ज़ाम के अंदर लिखना होता है। बट मैं ये भी जानता हूँ कि अगर आपको ये पेपर पास करना है तो सैडली आपको ये रटना तो पड़ेगा ही, और अगर आप रटने से बचना चाह रहे हो, सो ये सीए का पेपर जो है आप पास कर जाओ, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। और
मैं तो यही कहूँगा कि आप रटने से अवॉइड ना करें। बेसिकली आप रटने में ही रटने के प्रोसेस को इस तरीके से बनाएं कि आप जब उसे रट रहे हैं तो आप एक दिमाग में स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं और जिसकी वजह से आपको सही में आ रही है चीज़ें, और वो रटना पूरी तरह से रटना भी ना रह जाए और पूरी तरह से उसे आप एक तरीके कॉन्सेप्चुलाइजेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें अपने दिमाग के अंदर, और उससे आप जो है आपके लिए पेपर आसान होंगे। बट अगर आप इस पॉइंट को फॉलो कर रहे हैं तो ज़रूर आपके फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब मैं अपने पॉइंट नंबर 5 की तरफ बढ़ना चाहूँगा, जिसके बारे में हम लोग कोई भी बात नहीं करते हैं और हमें लगता है इससे क्या ही हो जाएगा, बट एक्चुअल में उससे बहुत कुछ हो जाता है। और वो है अपने फ्रेंड्स और अपने कंपेनियन से अपनी स्टडीज़ को, अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करना। हम हमेशा कंपैरिजन के पीछे भागते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम अपने दोस्तों के मुकाबले कहाँ पर खड़े हुए हैं, जो कि एक हद तक सही भी है कि हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हमें पता रहे कि हम कहाँ हैं और सामने वाला कहाँ है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कंपैरिजन को अवॉइड करिए। आप कंपैरिजन को तब तक अवॉइड करिए जब तक आपका रिजल्ट कम से कम पास ना हो, क्योंकि अगर आप कंपैरिजन में अटके रहोगे तो उससे आपको क्लैरिटी जितनी ज़्यादा मिलेगी उससे ज़्यादा आपको मिलेगी एंग्जाइटी, और एंग्जाइटी कन्वर्ट होती है डिप्रेशन के अंदर, जो कि काफ़ी सारे बच्चे, खासकर कि सीए में तो काफ़ी सारे बच्चे उस चीज़ से गुजरते हैं कई सारे अटैम्प्ट्स लिखने के बाद। सो मैं भी यही कहना चाहूँगा, अगर आपको अटैम्प्ट से बचना है तो प्लीज़ कंपैरिजन मत करिए। भले ही अगर आपका रिजल्ट कैसा भी रहे तो भी कंपैरिजन नहीं करिए। बट अगर आप इस पॉइंट को फॉलो कर रहे हैं सो सैडली बट आप फेल होने की तरफ आगे ज़रूर बढ़ रहे हैं। सो इसी के संग मैं यही कहना चाहूँगा, अगर इसमें से आप 2 से लेकर 3 चीज़ों को भी एटलीस्ट फॉलो कर रहे हैं इन 5 पॉइंटर में से जो कि मैंने आपको बताया है, तो आप ये मान सकते हैं अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव रहता है तो उस समय पे आप इस वीडियो को याद करना और आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में वहाँ पे कोई बैड लक था ही नहीं, एक्चुअल में आपकी अप्रोच ही गलत थी। आपने जो ओवरऑल अपनी स्ट्रेटजी बनाई है वहीं पे लूप होल थे। आपके जो आपका एग्ज़ाम को लेके आपका जो बिहेवियर होना चाहिए वो सही नहीं था, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव रहा है। बट हम ऐसा नहीं चाहते कि आपका रिजल्ट नेगेटिव रहे, बट इसमें कहीं ना कहीं आप ही की गलती होगी, क्योंकि जब मेरा रिजल्ट गलत रहा था नेगेटिव, तो उसमें भी मैं मानता हूँ कि मेरी गलती थी और इसी वजह से मैं बाद में पास भी हो पाया। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका ये पहला अटैम्प्ट है तो आप स्पेसिफिकली इन मिस्टेक्स को तो बिल्कुल रिपीट ना करें जो कि मैंने करी हैं, क्योंकि इन मिस्टेक्स को करने से आपका रिज़ल्ट जो है बहुत ही ज़्यादा डेंजर में चला जाता है। बट मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे इस चीज़ को तब भी फॉलो करेंगे, इन 5 पॉइंटर्स को जो कि मैं बताएं, क्योंकि हमारी टेंडेंसी होती है कि हम किसी और की गलतियों से सीखना नहीं चाहते, और ये सबसे मुश्किल टास्क में से भी एक है कि हम किसी और की गलतियों से सीख जाएँ। बट दैट्स ओके, बिकॉज अगर आपका रिज़ल्ट कुछ भी रहे, अगर मान लीजिए आप फेल भी हो जाते हैं, बट रिज़ल्ट फेल हो जाने से ये नहीं हो जाता कि आप जो हैं आप फेलियर बन हैं, क्योंकि जब आप अपने आप को फेलियर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो एक्चुअल में एक डिफीट होती है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। बिकॉज मैं खुद भी जब फेल हुआ था उसके बाद मैंने भी सेल्फ एनालिसिस करा और उसके बाद मैं भी अब पास होकर सीए फाइनलिस्ट बन चुका हूँ। तो मैं इसी के संग यही कहना चाहूँगा कि मैं तो इसी चैनल पे आपको मिलूँगा यहीं पर आपकी गाइडेंस के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसे डाल सकते हैं। आपको कोई भी सजेशन देना हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, बुरी लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको हमारे चैनल से थोड़ी सी भी वैल्यू प्रोवाइड होती है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इसी के संग इस वीडियो का एंड करना चाहूँगा और मैं यही बोलना चाहूँगा हर एक बच्चे से कि कीप इट सिंपल एंड बी हैप्पी। पीस आउट।